कहते हैं गलत करने वाले के साथ साथ उसको चुप रहकर सहने वाला उससे भी ज़्यादा गलत होता है। तो इसीलिए समय रहकर हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और वक्त आने पर सख्त कदम भी उठाना चाहिए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतवासियों पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करना शुरू किए, उन पे कई तरह के टैक्सेस और कई तरीके की रोक लगाना शुरू की, तो ऐसे में भारतवासियों ने इसका विरोध किया। भारत के कई हिस्सों में स्वतंत्रता आंदोलन और काफ़ी तरह के विरोध स्टार्ट हो गए थे। ऐसे ही एक विरोध को हम पीजेंट रिवॉल्ट या किसान विद्रोह भी बोलते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति एंड यूपीएससी प्रिपरेटर में आप सबका स्वागत है। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई ऑल द मेजर पीजेंट्स रिवॉल्ट विद यूपीएससी सिंप्लीफाइड। पीजेंट रिवॉल्ट या किसान विद्रोह के काफी सारे कारण थे, पर उनमें से ज्यादातर केसेस में यह कारण सामने आ रहे थे, जैसे उनको अपनी ही जमीनों से बेदखल कर देना, जमींदारों और मनी लेंडर्स के द्वारा उन पर टैक्स के लिए काफी ज्यादा दबाव बनाए रखना। उसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने काफी तरीके के टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए। इसकी वजह से काफी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी और भारत की ट्रेडिशनल आर्ट भी खत्म होती जा रही थी। इन सबके खिलाफ किसानों ने विद्रोह किया। इन विद्रोह को या पीजेंट रिवॉल्ट्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला 1857 के पहले के रिवॉल्ट्स, दूसरा 1857 के बाद के रिवॉल्ट्स और तीसरा जो स्वतंत्रता के टाइम पे जो रिवॉल्ट्स हो रहे थे उनको हमने यहाँ पे कवर किया है। सन्यासी रिबेल या फकीर रिबेल। बैटल ऑफ बक्सर के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में। अब इन दीवानी राइट्स में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास टैक्स कलेक्शन की अथॉरिटी आ गई थी और इस अथॉरिटी के आने के बाद ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकें। इसके लिए उन्होंने ज़मींदारों पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाना स्टार्ट किया। इन दबावों का असर हम देख सकते हैं कि इस दीवानी राइट के मिलने के 5 साल बाद ही 1770 में बंगाल में फेमाइन आया। अब सन्यासी या फकीर लोग जो बंगाल आते थे अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए, वह जमींदार और किसानों से भिक्षा लेते थे या डोनेशन लेते थे। अब जमींदार लोग क्योंकि खुद ही गरीब हो रहे थे तो उनके पास इतनी भिक्षा देने के लिए होती नहीं थी। साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी इन सन्यासी और फकीरों को लुटेरे की तरह देखती थी और इन पर काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाती थी, इनको धार्मिक स्थानों पर जाने से रोकती थी। तो इसलिए सन्यासी और फकीरों में इनके प्रति विद्रोह आने लगा। मजनू शाह जो कि एक फकीर थे, उनके द्वारा ये क्लेम किया गया कि काफ़ी सारे बेगुनाह फकीरों को 1771 में बिना किसी कारण के मारा गया। इस रिवॉल्ट को मजनू शाह के साथ साथ भवानी पाठक, देवी चौधरानी, चिराग अली, मूसा शाह ने भी लीड किया और इन लोगों का साथ दिया काफ़ी सारे जमींदार, सन्यासी, फकीर और छोटे छोटे गरीब किसानों ने भी दिया। अब इस रिवॉल्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की काफ़ी सारी फैक्ट्रीज और उनके खजानों को लूट लिया गया। इस रिवॉल्ट को वॉरिंग हेस्टिंग ने दबा दिया गया और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस रिवॉल्ट से इंस्पायर होकर उनकी 2 नॉवेल्स आनंद मठ और देवी चौधरानी लिखी। आनंद मठ वो नॉवेल थी जिसमें हमारा सॉन्ग वंदे मातरम लिखा गया। नाउ रिवॉल्ट इन मिदनापुर और दलभम शुरू होता है। मिदनापुर को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद उन्होंने इनके किसानों पर और पीजेंट्स पर काफ़ी तरीके के टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए, जिससे ब्रिटिश ऑफिसर्स और मजदूरों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे थे और इससे ही ये रिवॉल्ट शुरू होता है। इस रिवॉल्ट को दामोदर सिंह और जगन्नाथ ढोल ने लीड किया और ये रिवॉल्ट खत्म होता है 1800 पर, जब काफ़ी सारे जमींदारों को डिसमिस कर दिया गया था। मोआ मारिया रिबेल। ये रिबेल डायरेक्टली तो पीजेंट रिवॉल्ट से रिलेटेड नहीं है, बट इस रिबेल में किसानों ने अहम किंग्स पे और उनके किंगडम पे अटैक कर दिया था, क्योंकि किसानों पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता था टैक्सेस का। तो अहम किंग जो आज का आसाम है उन पर उन्होंने अटैक कर दिया। अब इस अटैक से अहम किंगडम्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए और जब ये किंगडम वीक हुआ तो बर्मीज ने इसका फ़ायदा उठाते हुए अहम किंगडम पर इन्वेजन कर दिया और इस इन्वेजन के रिस्पॉन्स में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इन्वेजन कर दिया, जिससे फाइनली अहम किंगडम जो आज का आसाम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में आ गया। तो ये सब मोआ मारिया रिबेल में होता है। रिवॉल्ट इन गोरखपुर, बस्ती, बहरेच। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर काफ़ी सारे वॉर्स हो रहे थे भारत के अलग अलग हिस्सों में। इनको फंड करने के लिए वो किसानों पर और पीजेंट्स पर काफ़ी ज़्यादा दबाव डालते थे और उनसे काफ़ी सारे टैक्स वसूला करते थे। अब वह डायरेक्टली तो ये काम करते नहीं थे और इसी के लिए उन्होंने इजरदार्स को हायर किया। अब इजरदार बेसिकली एक सॉइल के लिए अपॉइंट होते थे और ये पोजीशन बोली लगाकर जो सबसे हाईएस्ट बोली लगाती थे उनको दी जाती थी। अलेक्जेंडर हैनी जब वो इजरदार बने तो उनका सिर्फ एक ही पर्पस था कि किसानों से ज़्यादा पैसा लूटना है। अब इससे किसानों के अंदर विद्रोह आया और उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया।
तो इस रिवॉल्ट में अलेक्जेंडर हेनी के जो काफी सारे सब ऑफिसर्स थे उन सबको इधर किडनैप कर लिया गया या उनको मार दिया गया। अल्टीमेटली इस रिवॉल्ट को दबा दिया गया और अलेक्जेंडर हेनी को उनकी पोजीशन से डिसमिस कर दिया गया। रंगपुर धिंग इस रिवॉल्ट का कारण भी इज्जतदार ही थे। इनकी वजह से किसानों पर प्रेशर आ रहा था जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट हुआ। इस रिवॉल्ट को केना सरकार ने लीड किया और इसको वन ऑफ द टफेस्ट रिवॉल्ट बोला जाता है, क्योंकि इस रिवॉल्ट के अंदर करीब 2 सालों तक किसानों ने एक पैरेलल गवर्नमेंट बना दी गई थी और इस गवर्नमेंट के तहत उन्होंने नवाब को भी अपॉइंट कर दिया गया था। उन्होंने अंग्रेजों के कोर्ट पर हमला बोल दिया था, उनके काफी सारे अनाज लूट लिए गए थे और साथ में उनके कैदियों को भी छुड़वा दिया था। अल्टीमेटली इस रिवॉल्ट को भी दबा दिया गया था और इस रिवॉल्ट से इजरदार सिस्टम की सच्चाई सबके सामने आ रही थी और ब्रिटिश सरकार ने फिर मोर परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंस्टॉल करना स्टार्ट किया। ये रिवॉल्ट रांची, हजारीबाग, पलमाऊ और मनभूम में हुआ था। द अपराइजिंग इन पलामाऊ, इसका भी रीजन हायर टैक्सेस थे और इस रिवॉल्ट को चेरू ट्राइब्स ने भूकन सिंह की लीडरशिप में लड़ा और अल्टीमेटली भूकन सिंह को मारकर इस रिवॉल्ट को भी दबा दिया गया। पागलपंथी मूवमेंट, ये मूवमेंट जमींदारों की तरफ से जो किसानों पर दबाव आ रहा था उसके खिलाफ था और ये करम शाह और उनके बेटे टीपू के नेतृत्व में हुआ। अल्टीमेटली इसको भी दबा दिया गया। अब इसका जो नाम है पागलपंथी, ये बेसिकली अपर क्लासेस ने दिया जिनको ये मूवमेंट फालतू लगता था। नकिलबेरिया अपराइजिंग, इस अपराइजिंग का पहला कारण इंडिगो प्लांटेशन था। इस इंडिगो प्लांटेशन की वजह से किसानों पर काफी ज्यादा प्रेशर आता था, उनको कम मुनाफा होता था, साथ में इसमें पानी बहुत ज्यादा लगता था और जमीनों की उपजाऊ क्षमता भी कम होती थी, इसलिए वह इंडिगो प्लांटेशन नहीं करना चाहते थे। पर ब्रिटिश सरकार ने अपने बेनिफिट्स को देखते हुए किसानों पर प्रेशर बनाया कि उनको इंडिगो प्लांटेशन करना पड़ेगा। और दूसरा कारण हिंदुओं के द्वारा मुस्लिम्स की बियर्ड पर टैक्स लगाया गया वो था। तो इस रिवॉल्ट को टीटू मीर और निथार अली की लीडरशिप में फाइट किया गया और इस रिवॉल्ट को पहला आर्म रिवॉल्ट भी बोला जाता है। फराजी रिवॉल्ट, ये रिवॉल्ट ऐसी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट था जो मुस्लिम्स के धर्म के खिलाफ थी और साथ में ये रिवॉल्ट जमींदार के अगेंस्ट भी था। इस रिवॉल्ट को शरीयत अल्लाह और उनके बेटे दादू मियाँ ने लीड किया था। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी भी तरीके से अंग्रेजों को बंगाल से निकाल दिया जाए पूरी तरह। आगे जाकर ये मूवमेंट वहाबी मूवमेंट से इंस्पायर हुआ। वहाबी मूवमेंट ऐसा मूवमेंट था जिसने पूरे देश के मुस्लिमों को यूनाइट किया। मोपला अपराइजिंग, 7वीं सेंचुरी में कुछ मुस्लिम व्यापारी अरेबियन सी से केरला आए और वहां जाकर बस गए। उन्होंने वहां की लोकल वुमेन से शादी की और उनकी ही पीढ़ियों को मोपला बोला जाता है और केरला में रहने वाले अपर कास्ट हिंदू को जैनमीज बोला जाता है। ऐसे मोपला केरला में बस गए और 18वीं सेंचुरी में हैदर अली ने जब मालाबार पर हमला किया तो वहाँ के जितने भी अपर कास्ट हिंदू थे वो सब अपनी ज़मीनें छोड़कर चले गए वहाँ से और उन ज़मीनों पर मोपलाओं का अधिकार हो गया। अब ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे जैनमीज को वो ज़मीनें वापस करना शुरू की जिसका मोपलाओं ने विरोध किया और यहाँ मोपला रिबेल हो जाता है। मोपलाओं को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी उनकी ज़मीनों को लेकर, उन पर भी काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगाए जा रहे थे, उनको काफ़ी ज़्यादा हाई रेंट देना पड़ रहा था और उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर और दबाव भी बना रहे थे। बट अल्टीमेटली मोपला रिवॉल्ट जो था वो हिंदू और मुस्लिम के बीच की लड़ाई बन गई। तो ये सब 1857 के पीजेंट रिवॉल्ट थे। अब 1857 के बाद के जो रिवॉल्ट्स थे उनमें सबसे पहले इंडिगो रिवॉल्ट आता है। इंडिगो रिवॉल्ट, इस रिवॉल्ट के अंदर जैसा मैंने आपको पहले बताया कि किसानों पर काफी ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा था, उनको काफी ज्यादा फोर्स किया जा रहा था इंडिगो प्लांटेशन के लिए जो कि वो नहीं चाहते थे। अब इसके रिस्पॉन्स में काफी सारी प्रेसेस और काफी सारी मिशनरीज ने भी किसानों को सपोर्ट किया। हरीश चंद्र मुखर्जी जो कि एक बंगाली जर्नलिस्ट थे, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर द हिंदू पेट्रियट में इन सब के दुख दर्द को बयां किया। साथ में दीनाबंधु मित्रा जो कि एक राइटर थे, उन्होंने एक ड्रामा नील दर्पण भी पब्लिश किया। इस ड्रामे ने काफी ज्यादा इम्पैक्ट लाया जिसको आगे जाके ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैन भी कर दिया था। और इन सब से फोर्स होकर अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिगो कमीशन बैठानी पड़ी जिसने अल्टीमेटली ये फैसला दिया कि किसानों पर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं आना चाहिए इंडिगो की खेती के लिए और ये इलीगल होगा। पावना मूवमेंट, ये मूवमेंट एक एक्ट की वजह से हुआ था, राइट एक्ट ऑफ 1859। इस एक्ट के अंदर किसानों को अधिकार मिल गए थे कि अगर वह किसी भी ज़मीन पर 12 साल तक टैक्स देते हैं और 12 साल तक लगातार उस पर काम करते हैं तो वो ज़मीन उनकी हो जाएगी। पर इन सब में ज़मींदारों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरप्शन शुरू कर दिया। उन्होंने सारी वो तरकीबें अपनाई जिससे किसानों पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना रहे और वो खुद ही इन ज़मीनों को छोड़ दें। तो इन सब से परेशान होकर किसानों ने पावना मूवमेंट लॉन्च किया। इस रिवॉल्ट को बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त, सुरेंद्र बनर्जी ने भी सपोर्ट किया
और इस रिवॉल्ट को लीगल तरीके से लड़ा गया और इसमें काफी ज्यादा कम वायलेंस भी हुआ। 1880 में एक रेंट लॉ कमीशन भी बिठाई गई। उस कमीशन ने 1859 के एक्ट की कमियों को दूर करते हुए बंगाल टेनेसी एक्ट को भी पास किया। डेक्कन रिएट्स, अब ये आंदोलन जो था वो मारवाड़ी और गुजराती जमींदारों के खिलाफ था। उनकी वजह से किसानों को काफी ज्यादा हायर टैक्सेस देने पड़ते थे। ये टैक्सेस पुराने टैक्सेस से करीब 50% ज्यादा होते थे। इसीलिए सोशल बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट किया गया और इस मूवमेंट के रिस्पॉन्स में मनी लेंडर की दुकानों से कुछ भी परचेज करना या उनको किसी भी प्रकार की सेवा देना बंद कर दिया गया। और ये मूवमेंट धीरे धीरे पूना, अहमदनगर, सोलापुर, सतारा के गाँव में भी फैल रहा था और वहाँ पे भी सारे किसानों ने यही सब करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली इस मूवमेंट को भी दबा दिया, पर साथ में उन्होंने डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट को भी पास करा। अब हम उन मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो आज़ादी के टाइम पर हुए थे। तो इनमें पहला मूवमेंट आता है चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण में मजदूरों को काफ़ी ज़्यादा हाई टैक्सेस देना पड़ता था, साथ में उनको अपने ज़मीन के कुछ हिस्से में इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी। जब ये बात गांधी जी को पता चली तो वो चंपारण पहुंचे और उन्होंने मजदूरों का साथ देने के लिए एक इंक्वायरी शुरू कर दी। शुरुआत में इस चीज़ का अंग्रेज़ों ने विरोध किया और उनको यहाँ से निकालने की कोशिश भी की, पर बिकॉज गांधी जी की जो अप्रोच थी वो नॉन वायलेंट थी, तो अल्टीमेटली उन्होंने भी उनका साथ देते हुए एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई और इस कमेटी में उन्होंने गांधी जी को भी एक सदस्य बना दिया। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि अल्टीमेटली चंपारण एग्रीरियन एक्ट पास हुआ। खेड़ा सत्याग्रह, यह सत्याग्रह एक खेड़ा नाम की डिस्ट्रिक्ट गुजरात में थी, वहाँ शुरू हुआ। इस जगह पर ज़्यादातर पाटीदार कम्युनिटी रहती थी और वो एग्रीकल्चर के लिए जानी जाती थी। अब 1918 में उनकी जो क्रॉप थी वो बुरी तरीके से फेल हो गई, फिर भी ब्रिटिश सरकार ने उन पर टैक्स लगाया और उनका टैक्स पहले के मुकाबले 23% तक बढ़ा दिया गया। इसके खिलाफ गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी पीजेंट्स का साथ दिया और आखिरकार गवर्नमेंट को भी किसानों की बात सुननी ही पड़ी और उन्होंने 1918 और 1919 के जो भी टैक्सेस थे उन सभी को माफ कर दिया। किसान सभा मूवमेंट, ये मूवमेंट तालुकदार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा हाई टैक्सेस को चार्ज करने के खिलाफ था। साथ में उन्हें तालुकदार को नजराना भी देना पड़ता था जो कि एक रिन्यूअल फी थी, और उसके अलावा तालुकदार के घर में अगर शादी या डेथ या कोई भी तरीके के इवेंट्स होते थे तो किसानों को उनको कुछ गिफ्ट्स या चीज़ें देनी ही पड़ती थी। तो इनके अगेंस्ट ये मूवमेंट हुआ। अब एनी बसंत ने होम रूल लीग स्टार्ट किया और उन्होंने किसान सभा ऑर्गेनाइज करना शुरू की उत्तर प्रदेश में, और साथ में यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा भी ऑर्गेनाइज की गई गौरी शंकर मिश्रा और नारायण द्विवेदी के द्वारा। इन सभा को मदन मोहन मालवीय ने भी सपोर्ट किया और धीरे धीरे इन सभाओं की 450 ब्रांचेस हो गई थी। इन सभाओं का सिर्फ एक ही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को और मजदूरों को उनके राइट्स के लिए अवेयर कराना। यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा को इससे पहले यूनाइटेड प्रोविंस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी कहा जाता था। इस मूवमेंट के अंदर किसानों और मजदूरों की राइट्स को इग्नोर किया गया था और इस इग्नोर की वजह से यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा जो था वो अल्टीमेटली दो भागों में बंट गया। एक वो जो गांधी जी के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करता था और वहीं दूसरा जो गांधी जी के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करता था। तो जो उनके मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करता था वो आगे जाकर अवध किसान सभा हो गया। तो आप ऐसे समझो कि यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा कांग्रेस को सपोर्ट करता था और गांधी जी को सपोर्ट करता था, वहीं अवध किसान सभा इससे अलग था जो इन मूवमेंट्स को सपोर्ट नहीं करता था। इन मूवमेंट्स में किसी भी तरीके की बेदखली लैंड पर किसानों को काम करने से मना कर दिया गया, साथ में कम दामों पर या मुफ्त में किसानों को काम करने से बिल्कुल मना कर दिया गया किसी भी प्रकार की जमीनों पर। अब धीरे धीरे ये मूवमेंट्स एग्रेसिव होते जा रहे थे और ब्रिटिश सरकार ने इसको दबाना शुरू कर दिया और साथ में उन्होंने अवध रेंट एक्ट भी पास किया। इस एक्ट ने नजराना को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया था। ये मूवमेंट रायबरेली, फैजाबाद और सुल्तानपुर में हुई थी। अब इसके बाद इक्का मूवमेंट शुरू होता है। ये मूवमेंट यूनाइटेड नेशन किसान सभा के द्वारा ऑर्गेनाइज मीटिंग्स को कहा जाता था और इन मूवमेंट्स में भी किसानों को काफी ज्यादा अवेयरनेस और काफी एजुकेशन प्रोवाइड की गई। अब इन मूवमेंट से जब कांग्रेस का ध्यान हटा तो मदारी पारसी ने इसकी लीडरशिप खुद ले ली और उन्होंने काफी ज्यादा वॉयलेंस शुरू कर दिया। और क्योंकि ये मूवमेंट वॉयलेंट हो गया था तो गांधी जी ने कांग्रेस के नॉन कॉर्पोरेशन और खिलाफत मूवमेंट को भी इक्का मूवमेंट से अलग कर लिया। हरदोई, बहरिच और सीतापुर जैसी जगहों पर इक्का मूवमेंट हुआ था। 1921 में फिर से मोपला रिबेल स्टार्ट होता है। अब ये जो रिबेल था वो खिलाफत मूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड था, पर खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम्स की फ्रीडम और उनके हक के लिए फाइट हो रही थी और इसके लिए खिलाफत मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज की जाती थी मालाबार, केरला में।
इन मीटिंग्स को गांधी जी, शौकत अली और अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी एड्रेस किया था, पर धीरे धीरे इन मीटिंग्स ने कम्युनल टर्न ले लिया। मोपला लोगों को लगता था कि जो हिंदू हैं वो ब्रिटिशर्स से मिले हैं और वो मोपला लोगों के अगेंस्ट हैं, और इस वजह से खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी मोपला रिबेल से पूरा अलग हो गया। इस मूवमेंट में काफ़ी सारी वायलेंस देखने को मिली, जिससे काफ़ी सारी हिंदूज और काफ़ी सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स और ब्रिटिशर्स की किलिंग हुई। इसको अली मुसालियार और कुंजामत हाजी ने लीड किया था, और इस रिबेल को क्रैश करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्पेशल बटालियन को बुलाया था मालाबार में, जिसने इस रिबेल को कम्प्लीटली दबा दिया। इसकी वजह से 67 मोपला प्रिजनर्स की डेथ हो गई। करीब 67 मोपला प्रिजनर्स को एक गाड़ी में ले जाया जा रहा था, और उस गाड़ी में ही उनकी दम घुटने की वजह से डेथ हो गई थी। इसको वैगन ट्रेजेडी भी बोला जाता है। बरदोली सत्याग्रह, इस सत्याग्रह का जो मेन रीजन था वो लैंड रेवेन्यू ही था। अब ब्रिटिश सरकार हर 30 सालों में एक सर्वे कंडक्ट करती थी, और उस सर्वे में ही वह डिसाइड करते थे कि कितना लैंड रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए। अब MS जयकार को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, और उनको क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था तो उन्होंने प्रीवियस ईयर्स की रिपोर्ट्स के बेसिस पर 30% तक लैंड रेवेन्यू इंक्रीज करने का सजेशन दिया, और इसी वजह से ये सत्याग्रह हुआ। इस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी पार्टिसिपेट किया, और इसी सत्याग्रह में एक वुमेन ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहकर बुलाया, और यहीं से उनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ। वल्लभ भाई पटेल ने 13 छावनी मतलब वर्कर्स कैंप और सत्याग्रह पत्रिका भी पब्लिश करवाई। KM मुंशी, लालजी नारंग जी ने भी इसमें उन लोगों का साथ दिया और रिजाइन कर दिया, और फिर ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमेटी बिठानी पड़ी, और इस कमेटी ने ये डिसीजन लिया कि टैक्सेस को 30% की जगह सिर्फ 6.03% ही इंक्रीज करना चाहिए। तिभागा मूवमेंट, इस मूवमेंट में तिभागा की डिमांड हुई थी। अब इसमें क्या होता है कि जो अपर कास्ट लैंडलॉर्ड्स थे उनके पास काफ़ी सारी ज़मीनें होती थी, वो इन ज़मीनों को किसानों या पीजेंट्स को दे देते थे खेती करने के लिए, और पूरी मेहनत किसानों को करनी पड़ती थी, और इसका आधा हिस्सा उनको लैंडलॉर्ड को देना पड़ता था और आधा हिस्सा उनको खुद के पास रखना पड़ता था। अब इस मूवमेंट में किसानों ने ये डिमांड की थी कि उनका जो शेयर है वो उनको 2/3 अपने पास ही रखें, और 1/3 ही उनको लैंडलॉर्ड्स को या ओनर्स को देना पड़े। तो ये था तिभागा मूवमेंट। इस मूवमेंट के तहत ऑल इंडिया किसान सभा भी स्टार्ट की गई। अब ब्रिटिश सरकार ने पूरी कोशिश की कि इस मूवमेंट को दबा दिया जाए, बिकॉज हम उस टाइम पे आज़ादी की ओर थे और काफ़ी सारे इंडिया में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे थे। बंगाल का पार्टीशन भी हो रहा था, तो ये मूवमेंट अपने आप ही डिक्लाइन हो गया। अब हमारा आज का आखिरी मूवमेंट है तेलंगाना मूवमेंट। ये मूवमेंट आंध्र प्रदेश में हैदराबाद और उसके आसपास के एरियाज में हुआ था। ये मूवमेंट किसानों और पीजेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा दबाव और नवाबों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा अत्याचार के खिलाफ था। इस मूवमेंट को PC जोशी, जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने सपोर्ट किया, और उन्होंने इस मूवमेंट के लिए वेपन्स का भी सप्लाई करवाया, जिसकी वजह से ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो गया। अल्टीमेटली इस मूवमेंट में आंध्र प्रदेश टेनेसी एंड एग्रीकल्चर लैंड्स एक्ट पास कर दिया, और इस एक्ट ने निज़ामों से सारे उनके अधिकार ले लिए। इन सभी आंदोलन और संग्रामों से सोसाइटी के पावर स्ट्रक्चर्स में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले। किसानों और मजदूरों में भी अपने हक के लिए अवेयरनेस आ गई थी, और साथ में काफ़ी सारे लैंड रिफॉर्म्स भी हुए, और इन सब से ही आगे जाकर बड़े बड़े इंडिपेंडेंस मूवमेंट की भी नींव रखी गई, और काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी सामने उभर कर आए। हमारे अपकमिंग वीडियोज़ में हम ट्राइबल रिवॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।